तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं झारखंड बोर्ड क्लास 12 कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट एग्जाम जो आज का हुआ है यानी 15 जुलाई का हुआ है। इसका एमसीक्यू के सारे आंसर कि आपके कितने आंसर सही है कितने आंसर गलत है ना। तो आई थिंक आई होप सबका एग्जाम अच्छा गया होगा। पेपर ठीक ही ठाक था, बहुत टफ नहीं था, है ना। तो आई थिंक मैं करता कि जिसमें से 25 में से जिसने 17-18 सही किए हैं उनका अच्छा एग्जाम गया है। 17-18 जिनका सही किया उनका अच्छा एग्जाम गया, वो आराम से पास हो जाएंगे। और जिनका लास्ट ईयर एग्जाम खराब गया होगा उनके अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन दिया था हमें कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है ना। ये मैंने आपको जब टेस्ट किया हो तो मैंने टेस्ट में भी आपको लिखवाया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। यानी करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, है ना। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमारा क्या होता है जो हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किस नेचर का होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। यानी फर्स्ट का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, यानी एक समान दूसरे संरक्षित होता है। क्वेश्चन 2 कहता है कि व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस, है ना। ये भी मैंने टेस्ट में कराया था। अगर आपने मेरा 5 टेस्ट दिया होगा उसमें सब सारे को ये दो क्वेश्चन मिले थे। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने कहा था जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, उस पर लगता है सिर्फ एक टॉर्क, यानी इस पर लगता है सिर्फ एक आघूर्ण लगता है। जब एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या लगता है, एक बल आघूर्ण लगता है ओनली। क्वेश्चन 3 कहते हैं द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज ओवर ए क्लोज पाथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को एक चार्ज को किसी, है ना, एक क्लोज पाथ में अगर हम ले जाएं तो इस पर कितना वर्क करना पड़ेगा, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड और उसमें किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड एक राउंड पूरा लूप में करने पर कितना जाता है, वर्क डन जीरो हो जाता है। सी का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ना। क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो क्या पता होगा कि इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी माइनस क्यू एक प्लस क्यू चार्ज है तो कहता है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पोटेंशियल कितना होता है, पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। यानी 4 का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। टिक कर जल्दी चेक करो कितने आंसर सही कितने आंसर गलत है। क्वेश्चन 5 है द कैपेसिटी ऑफ ए पैराप्लेट कैपेसिटर इंक्रीज कब बढ़ता है, ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट में कराया था। तो फॉर्मूला होता है, सी का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी, है ना। अगर ये बढ़ेगा, जब एरिया बढ़ेगा तो हमारा कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा, यानी करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, एरिया ऑफ प्लेट इज इंक्रीज, है ना। प्लेट के एरिया को बढ़ा दोगे तो कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, यानी किसका आंसर होगा क्वेश्चन 5 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 भी टेस्ट में कराया क्वेश्चन था, बता होगा। क्वेश्चन नंबर 6, किर्चॉफ जंक्शन लॉ इज बेस्ड अपॉन, किर्चॉफ का जंक्शन लॉ किस रूल पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, यानी वो, है ना। यानी किर्चॉफ का संधि नियम वो किस पर आधारित होता है, वो आवेश के संरक्षण नियम पर आधारित होता है, यानी 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आते क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए सीरीज ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये क्वेश्चन भी मैंने टेस्ट में क्वेश्चन है, टेस्ट में भी यही क्वेश्चन दिया था मैंने, है ना। तो कितने क्वेश्चन टेस्ट से आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है ना। तो कहा था कि जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में बहुत सारे रेजिस्टेंस लगाते हैं तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आता है, जो समतुल्य प्रतिरोध आता है, वो हमेशा कम हो जाता है, सीरीज में हमेशा कम हो जाएगा, घट जाता है। ऐसे का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चेक करो जल्दी जल्दी ऑप्शन, और ना चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी कर सकते हो, नॉट सब्सक्राइब शेयर कर देना कम से कम अपने जूनियर तक, ठीक। अब ये क्वेश्चन में बहुत बच्चों ने गलती भी किया होगा, इसको अच्छे से करना। कहा था मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर का फॉर्मूला क्या होता था, डीबी का फॉर्मूला होता था म्यू नॉट, है ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। मैंने कहा था इस फॉर्मूले को अच्छे देखकर जाना, उसने सिर्फ एक वायर का पूछा है। इनफाइनाइट वायर होता तो 1 बाई आर होता, है ना। उसने पूछा है सिंपल एक वायर, तो 1 बाई आर स्क्वायर पर डिपेंड करता है। यानी ये क्वेश्चन बहुत लोगों का हो सकता है शायद गलत हो जाए, आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, है ना। इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। ये इनफाइनाइट वायर होता है, इसने इनफाइनाइट वायर नहीं कहा, उसने कहा सिंपल एक वायर, छोटा वायर के कारण किस पे डिपेंड करता है, आर स्क्वायर पे, इसलिए ध्यान देना। 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 9, इफ ए करंट थ्रू द लूप ऑफ ए वायर इज ट्रिपल्ड इस मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। कह रहा किसी वायर से अगर करंट को डबल कर दे, करंट को ट्रिपल 3 गुना कर दे तो बताओ मैग्नेटिक मोमेंट कितना चेंज हो जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है एम इक्वल टू एन आई ए, है ना। तो अगर करंट हो जाएगा 3 टाइम्स, यानी मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी अगर करंट होगा 3 टाइम्स, है ना, अगर ये हो जाएगा 3 टाइम्स तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3 टाइम्स, यानी ये भी हो जाएगा ट्रिपल, 3 गुना हो जाएगा। 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। क्वेश्चन 10 की बात करते हैं, लिखता है विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल इज यूज्ड टू इज द मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग ए परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए कौन सा
चीज़ है जो सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है वो होता है हमारा सॉफ्ट आयरन, है ना। सॉफ्ट आयरन होता है सबसे ज़्यादा परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम यूज करते हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरम लोहा का हम यूज करते हैं। ठीक है, 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था, अच्छे से करना। कहता इन द इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन द इंड्यूस ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ, है ना। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, है ना। इसमें क्या क्या है देख लो। पहली बात देखो, ये डिपेंड करता है किस पे, ये डिपेंड करता है हमारा किस किस पे, ये डिपेंड करता है एन पे यानी नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, फाइव मतलब चेंज इन फ्लक्स पे भी डिपेंड करता है, और dt मतलब टाइम पे भी डिपेंड करता है। उसने पूछा था किस पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट निर्भर नहीं करता है, रेजिस्टेंस पे। यहाँ पर आर का टर्म कहीं आया नहीं आया, रेजिस्टेंस पे कॉइल पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, सो लेन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। चुंबक प्रेरण में विद्युत वाहक बल स्वतंत्र होता है हमेशा कुंडली के प्रतिरोध से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी क्वेश्चन कहाँ का है, क्वेश्चन टेस्ट का क्वेश्चन है। द एसाइनिटी ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का एसाइनिटी क्या होता है, वेबर, सबने किया होगा, इजी क्वेश्चन था, है ना। एसाइनिटी ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, वो हमारा होता है वेबर, यानी 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 13 की बात करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बच्चों ने नहीं किया होगा, मैंने टेस्ट में भी इस क्वेश्चन को नहीं कराया था क्योंकि इसके आने के चांस बहुत कम थे, क्योंकि क्वालिटी फैक्टर हमारे सिलेबस का पार्ट जनरली होता नहीं है ना, लेकिन दे दिया है। देखो, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है वो एक्स क्यू का फॉर्मूला होता है एक्स एल डिवाइड बाई आर, सिंपल से फॉर्मूला ये होता है क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला। ठीक है, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन कर सकता है। कहता है व्हाट हैपेंस टू द क्वालिटी फैक्टर ऑफ एलसीआर सर्किट इफ द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड, है ना। अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो क्वालिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, डिक्रीज, घट जाएगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्वालिटी फैक्टर घट जाएगा, यानी 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, कम हो जाता है ना। गुणता क्या होता है, एलसीआर सर्किट का प्रतिरोध बढ़ने पर एलसीआर प्रतिरोध का गुणता का कारक कम हो जाता है, घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी। आते क्वेश्चन नंबर 14, कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग वेव हैव द मिनिमम वेवलेंथ, किस वेव किसी तरंग का सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है, किसका होता है वो हमारा गामा रे का। ये भी मैंने टेस्ट में कराया था क्वेश्चन, है ना, ध्यान देना क्वेश्चन, ये भी टेस्ट का क्वेश्चन है। जिसने लाइव टेस्ट दिया होगा, 5 लाइव टेस्ट दिया होगा, उसमें ये भी क्वेश्चन था। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो काउंट कर लेना कितने क्वेश्चन टेस्ट में कराए थे, कितने क्वेश्चन आए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में भी। ठीक है, अच्छा, ये टफ, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन जो आई थिंक जैक बोर्ड को नहीं पूछना चाहिए था, है ना। ये क्वेश्चन था जो पूछना नहीं चाहिए था। क्वेश्चन दिया था लाइट ट्रैवल इन टू मीडिया, इसको मैं सॉल्व करता हूँ अच्छे तरीके से, है ना। इन टू मीडिया 1.8 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड और 2.4 इंटू 10 पर मीटर पर सेकेंड। एक लाइट एक ए से मीडियम से बी मीडियम में जा रही है और उसकी स्पीड चेंज हो जा रही है। तो क्वेश्चन कहता है देन द क्रिटिकल एंगल बिटवीन देम इच, है ना, उनके बीच का क्रिटिकल एंगल कितना होगा। तो देखो, क्वेश्चन ऐसा होता है कि मान लो अगर लाइट है ना, लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, ठीक, मान लो फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड है v1 और यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है μ1। जब लाइट दूसरे मीडियम में जाएगा तो μ2 हो जाएगा और यहाँ की स्पीड हो जाएगी v2। ठीक, याद रखना इस एंगल को बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल। ठीक, और इसमें याद रखना कि μ1 की वैल्यू हमेशा μ2 से ज्यादा होती है ना। और जो रिलेशनशिप होता है हमारा वेलोसिटी में वो उल्टा होता है, उसमें v2 ज्यादा हो जाता है v1 से, है ना, दोनों दूसरे के इनवर्सली होते हैं। अब यहां तक आते हैं। अब बात होता है, देखो फॉर्मूला क्या होता है क्रिटिकल एंगल का, तो साइन सी इक्वल टू होता है ना, जहां पर लाइट जा रहा है, कहां जा रहा है, मीडियम 2 में जा रहा है तो μ2, और कहां से लाइट आ रही थी, μ1 से आ रही थी। ठीक, और इन टर्म्स देखो, अब आप लोग को म्यू तो दिया नहीं है ना, आपको रिफ्लेक्टेंस दिया नहीं है, दिया है वेलोसिटी। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, ये चीज जस्ट उल्टा होता है, ये हो जाएगा v2 डिवाइड बाई v1, है ना, ये हो जाएगा v2 डिवाइड बाई v1। सो v2 कितना होगा, v2 हमेशा ज्यादा होना चाहिए, है ना, फॉर्मूला सही है। ठीक, अगर v1 ज्यादा है तो v2 ज्यादा होगा v1 से। ठीक, अच्छा, रिलेशनशिप यहां थोड़ा सा चेंज कर लो ना, ये v2 बाई v1 ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला v1 बाई v2, उल्टा होता है जस्ट ना, वेस्टली कहता है जस्ट उल्टा हो जाता है, इनवर्सली होता है इसका। तो साइन सी इक्वल टू होगा, अब मैं एक बार ध्यान देना, अब कैसे लिखोगे वेलोसिटी, देखो यहां लिखा है v2 हमेशा v1 से ज्यादा होगा, यानी v2 जो होगा वेलोसिटी वो हमेशा ज्यादा वाला होगा, और v1 हमेशा कम वाला होगा। कम वाला कौन ऊपर, 1.8 है ना, v1 कम है यानी 1.8 इंटू 10⁸। v2 मैंने कहा था ज्यादा होगा, वो ज्यादा कितना है 2.4 इंटू 10⁸। ठीक, ये कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल। ठीक, और तो
आ जाएगा साइन सी इज इक्वल टू, है ना, 1.8 मतलब 18 डिवाइड बाई 24 लिख सकते हैं इसको। 3 से 6 से होगा 3 टाइम 3 6 18 और 6 3 18 और 6 से हो जाएगा 4 टाइम में कैंसिल। तो साइंस के लिए कितने आ गए 3/4। तो सी का फॉर्मूला हो गया, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला हो गया साइन इनवर्स 3/4, है ना। करेक्ट आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये वन ऑफ द टफ क्वेश्चन, थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता होगा वो शायद क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने कहा था कि जिसको 25 में से 17 18 सही किए हैं उनका अच्छा एग्जाम गया है ना। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी को चेक कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग कलर ऑफ व्हाइट लाइट इज डेविएटेड मोस्ट व्हेन द पासिंग थ्रू प्रिज्म। जब प्रिज्म से एक लाइट पास करती है व्हाइट लाइट, तो कौन सी लाइट होती है जो सबसे ज्यादा डिवाइड कर जाती है। अगर एक व्हाइट लाइट आएगा तो लाइट ऐसे डिवाइड हो जाती है बहुत से पार्ट में, है ना। तो सबसे नीचे कौन होता है, सबसे नीचे होता है वायलेट, ऊपर कौन होता है रेड। तो सबसे ज्यादा डेविएट कौन करता है, वायलेट, है ना। सबसे ज्यादा कौन झुक गया, कौन सा रे सबसे ज्यादा झुक जाती है रे, वो होता है वायलेट। तो करेक्ट आंसर आएगा बी, है ना। यानी किसका विचलन सबसे अधिक होता है, विचलन सबसे ज्यादा अधिक होता है वायलेट का, बैंगनी किरण का। बात समझ आ गया। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आते क्वेश्चन नंबर 17, ये मैंने कराया था, मैंने कहा था इसका प्रूफ नहीं बताऊंगा, मैंने कहा था टेस्ट में क्वेश्चन दिया था, मैंने कहा था डायरेक्टली याद रखना, मैं कहा कुछ मत करना, सिर्फ याद रखना, डायरेक्टली आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा और नहीं है ना, आता है तो यही क्वेश्चन आता है। मैंने पहले भी कहा था और मैंने टेस्ट में भी क्वेश्चन कहा था, मैंने कहा था आंसर याद कर लेना। कहता है जब एक कॉन्वेक्स लेंस को जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 और फोकल लेंथ एफ है, अगर इसको वाटर में डाल दिया जाए तो इसकी फोकल लेंथ हमेशा बढ़ जाती है ना, याद रखना, फोकल लेंथ हमेशा बढ़ जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। आते क्वेश्चन नंबर 18, देखो ये क्वेश्चन भी आई थिंक बहुत लोगों का गलत हुआ होगा। क्वेश्चन क्या था, द कलर सीन द, है ना, क्वेश्चन है द कलर सीन इन द रिफ्लेक्टेड व्हाइट लाइट फ्रॉम द थिन ऑयल फिल्म आर ड्यू टू, है ना। जब आप किसी पानी पे अगर तेल गिर जाता है ना, ऑयल गिर जाता है, तो जब आप उसको देखते हो तो आपको चमकीला नजर आता है ना, आपको रंग बिरंगा नजर आता है। ये किसके कारण होता है, ये इंटरफेरेंस के कारण होता है ना। बहुत लोग का गलत हो गया होगा, चेक लेना। 18 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। बहुत सारे रीजन बताते हैं, रीजन क्या होता है थोड़ा सा ऐसे, एक लाइट आती है, मान लो अगर ये हमारा ऑयल का लेयर है ना, ये हमारा ऑयल का लेयर है, तो एक लाइट तो ऐसे चली जाएगी, ठीक, और एक लाइट इसको क्रॉस करेगी और इस ऑयल के निचले लेयर से भी क्रॉस करती है, ऐसे जाती है। और जब ये दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में मिलती है तो ये मिलके क्या करती है, रे दोनों मिलके इंटरफेरेंस करती है। क्या करती है, इंटरफेरेंस, ऐसे, है ना। ये इसका प्रॉपर रीजन है। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर, है ना। 18 करेक्ट आंसर कौन सा है, बी है। आते क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी करते हैं। द फेनामेना विच बाय विच द नेचर ऑफ लाइट वेव इज ट्रांसवर्स, किस फेनामेना के दौरान पता चला था कि लाइट का जो लाइट होता है वो ट्रांसवर्स नेचर का आता है। वो कंडीशन क्या थी हमारी, उसे कहते हैं पोलराइजेशन। यानी 19 का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वह परिघटना जिसके द्वारा प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, कि इसके द्वारा पता किया गया था ध्रुवन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, टेस्ट का क्वेश्चन कराया था, मोमेंटम ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है। तो लैम्डा इक्वल टू होता है h बाई पी, पी को बोलते हैं लोग मोमेंटम, तो पी का फॉर्मूला क्या हो गया, h बाई लैम्डा। टेस्ट में मैंने क्वेश्चन कराया था, याद रखना, h बाई लैम्डा इज द करेक्ट आंसर। मोमेंटम फोटोन कितना होता है, संवेग कितना होता है, h बाई लैम्डा होता है ना। पी को बोलते हैं मोमेंटम, संवेग बोलते हैं। आते क्वेश्चन नंबर 21, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द मेजर ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस चीज का मेजर करता है, एनर्जी का यूनिट होता है ना। यूनिट ऑफ एनर्जी का यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आते क्वेश्चन नंबर 22, टेस्ट का क्वेश्चन कल कराया था मैंने, है ना। लाइव टेस्ट कल के जिसने कल का टेस्ट दिया होगा, टेस्ट नंबर 5, उसमें मैंने क्वेश्चन लिखा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होता है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कमेंट में बताना सबके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आज सब बताएगा कि सबके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, 25 में कितने क्वेश्चन एमसीक्यू के सही हुए हैं। वन इक्विवेलेंट ऑफ द इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, ये क्वेश्चन था सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, यानी ई का फॉर्मूला होता है mc², ठीक। मास कितना दिया था 1 ग्राम, 1 ग्राम लिख सकते हैं 10⁻³ kg, और सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसका करना है स्क्वायर, तो ये आ जाता है हमारा 10⁻³ 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, और 10⁸ हो जाता का स्क्वायर करने पर हो जाता है ये 16। सो आंसर आता है 9 × 10⁻13 जूल, है ना। इतना एनर्जी लीज होगा 1 ग्राम से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब सिंपल सा ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें पढ़ा होगा वो सॉल्व कर सकता है। यानी एक पदार्थ 1 ग्राम पदार्थ की समतुल्य ऊर्जा कितनी होती है, 9 × 10⁻13 जूल, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, कल बताया था क्वेश्चन, है ना,
इस क्वेश्चन को मैंने कल ही बताया था, टेस्ट में देखना, मैंने कहा था रीजन विदाउट फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन ए पीएन जंक्शन, जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स नहीं होते इस रीजन को क्या बोलते हैं, बीच का, इस रीजन को क्या नाम दिया था मैंने, बीच रीजन का नाम क्या था, डिप्लीशन रीजन बोला था, इसको बोलता है अवक्षय क्षेत्र कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। ये भी मेरे टेस्ट का क्वेश्चन था। और एब्सोल्यूट जीरो पर सिलिकॉन कैसे एक्ट करता है, यानी एब्सोल्यूट जीरो जब टेम्परेचर हो जाता है उस समय एक सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करता है, इंसुलेटर्स के द्वारा। ये भी टेस्ट का क्वेश्चन था, ये भी मैंने टेस्ट में कराया था। बात समझ आएगा, इतने क्वेश्चन थे जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए। बाकी कुछ और क्वेश्चन कराते हैं आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन, जल्दी कर लेते देखते हैं। बाकी कहता व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच इंक्लोज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसमें से कोई 5 है ना। अब देखो इस बताते चीज बताते हैं, है ना। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। एक डाइपोल में चार्ज कितना होता है, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज से बोलते हैं डाइपोल। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, ऐड करने पर 0। तो टोटल चार्ज इंक्लोज कितना हो गया, 0, तो फ्लक्स भी हो जाएगा 0। इसका आंसर आएगा 0, है ना। इसका आंसर होगा 0, 0 आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 27, विच फील्ड आर प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर, जब किसी वायर में से करंट फ्लो करता है तो कौन सा फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। एक लाइन में लिखा था कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इसे तो बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र बनता है। बात समझ आ गया। क्वेश्चन 28, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर द कंप्लीट साइकिल, अल्टरनेटिंग करंट का, है ना, औसत मान कितना होता है, एक कंप्लीट साइकिल में 0 हो जाता है ना, कितना हो जाता है, 0। क्वेश्चन 29, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज्ड टू एग्जामिन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, एक्सरे, है ना, एक्सरे का हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच एक्सपेरिमेंट प्रूव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस, किसने प्रूव किया था कि न्यूक्लियस होता है, एक एटम का न्यूक्लियस होता है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, है ना, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यानी रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं उसको, है ना। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किसने किया था, ये किया था हमारा रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो ये भी आंसर लिखा होगा, या तो इसको लिख सकते हो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, दोनों आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मास नंबर एंड रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस, फॉर्मूला होता है डायरेक्टली R इक्वल टू R0 इंटू A⁻⁴। ए को बोलते हैं मास नंबर, R को बोलते हैं रेडियस, है ना। ये होता है हमारा मास नंबर, इसे बोलते हैं, ये होता है रिलेशनशिप, यानी एक एक लाइन का सिर्फ आंसर फॉर्मूला पूछा गया था, मैंने कल भी कहा था फॉर्मूला पढ़ के चले जाना। अब 32 क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर डज द सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक ए इंसुलेटर, किस तापमान पर एक सेमीकंडक्टर एक इंसुलेटर बन जाता है, एक विद्युत रोधी के जैसा व्यवहार करता है, 0 केल्विन पर, है ना, 0 केल्विन टेम्परेचर पे। मेंशन लेंज लॉ, लेंज लॉ का आपने लिख लिया होगा, लेंज लॉ का सिर्फ डेफिनेशन पूछा था। एंड डिफाइन मैग्निफिकेशन ऑफ ए मिरर, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर का फॉर्मूला क्या होता था, तो मिरर का फॉर्मूला होता है M इक्वल टू -V डिवाइड बाई U, है ना, रेशियो ऑफ, है ना, रेशियो ऑफ माइनस साइन ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यही होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। बात समझ आ गया। तो आई थिंक सबका पेपर अच्छा गया होगा, है ना, पेपर अच्छा गया। तो जल्दी से बताओ कि सबके कितने आंसर करेक्ट आए हैं, कितने आंसर सबके करेक्ट हुए हैं, जल्दी जल्दी बता दो यहाँ पर, ठीक। और बाकी जो बच्चे हैं, है ना, जो बच्चे अभी 12th में हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यहाँ पर, और झारखंड एजुकेशन को तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, झारखंड बोर्ड के लिए तो ये एक मस्ट चैनल है झारखंड एजुकेशन, जो आपको डिटेल सोल्यूशन बताता है, हर कुछ पढ़ा के, है ना, नॉट बकैती करके, इधर उधर की बातें नहीं, सिर्फ पढ़ाई की बात होती है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम को, और जो स्टूडेंट पास हो जाएंगे इस बार 12th, उनको बेस्ट ऑफ लक आगे फ्यूचर के लिए। और बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो इस ग्रुप को छोड़ देंगे, ठीक है, तो शायद अब हमसे वो ना मिल पाए, इस ग्रुप और इस चैनल को शायद छोड़ सकते हैं, या तो आप चाहे तो जुड़े भी रह सकते हैं। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने जूनियर्स तक, अपने छोटे भाई बहन तक चैनल को जरूर शेयर करना, ठीक है, और कमेंट बताना आपके कितने आंसर हैं तब तक, ठीक है। तो गुड बाय सबको, थैंक यू, और आप सबका एग्जाम अच्छा गया होगा।